नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बच्चे बता दो भाई कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक बार आपके कमेंट देख लेता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सौरभ, हैप्पी, होशियार, अंकित, मोहित, तेजपाल, मनीषा, राहुल, अभय, अमन कुमार, आरती, जितेश भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चाहिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास एक क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल सा ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले करवाने का फैसला कर लिया भाई। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो चलो, बिल्कुल इजी सवाल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक सारणी आपके पास ये है, दूसरी सारणी आपके पास ये है, तीसरी सारणी आपके पास ये है, और हमें ये कहा गया है कि सर ये तीनों सारणी इक्वल हैं, तीनों सारणी बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। दूसरी कंडीशन और रखी गई है इस सवाल में, ये रखी गई है कि जो ये तीनों आप सिद्ध करके दिखाओगे, इसमें आपको प्रसार नहीं करना है भाई। प्रसार का मतलब सारणी की वैल्यू निकाल के नहीं बतानी है। अगर प्रसार की कंडीशन नहीं होती तो हम कह देते सर इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे, और तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सर सारणिक तीनों इक्वल है। लेकिन इसने पहले ही कह दिया है, मुकेश कुमार, हेलो भाई। भाई ये कहा गया है कि आपको प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार करके आप ये बताओ कि ये तीनों सारणिक बराबर हैं। चलो तो देखो, ये इसका LHS पार्ट है, यहाँ इसका RHS पार्ट है, और ये बीच में है भाई, मिडिल में है, तो MHS बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। तो पहले मैं इसको और इसको सोल्व करूंगा भाई, समझना आराम से। देखो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे हम। LHS पार्ट, तो LHS पार्ट हमारे पास है क्या? हमारे पास है A, B और C, X, Y, फिर Z, फिर आपके पास है P, Q और फिर है R, ठीक है भाई। मोहित कुमार, सही हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आज ठीक हूँ मैं, है ना। देखो तो हमारे पास ये आ गया, ये मैंने LHS लिख दिया। सबसे पहले मैं इससे ये लेके आऊँगा, फिर जो आंसर आएगा फिर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो समझना आप कैसे क्या करना चाहिए। देखो अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ ऊपर है A, B, C, लेकिन हमें ऊपर क्या लेके आना है? हमें लेके आना है X, Y, Z। मतलब जो पहली पंक्ति है वो हमें X, Y, Z लेके आनी है भाई। क्या लेके आनी है? X, Y, Z। मतलब ये हुआ कि सर जो ये 2 नंबर की पंक्ति है इसको हमें भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? सर पहली पंक्ति के ऊपर। तो आपने एक गुणधर्म पढ़ा था भाई, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी बदलते हैं, आपस में उनका स्थान बदलते हैं, तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहेगा, लेकिन सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। यानी जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो समझना भाई, ऐसा करना है हमें। X, Y, Z पहली रो चाहिए, तो इसको मैं ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। जब इस सेकंड को आप फर्स्ट पे भेजोगे तो फर्स्ट जो पंक्ति है वो कहाँ आ जाएगी? सेकंड पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 दोनों पंक्ति को हम आपस में बदल रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं भाई। तो देखो बदलो भाई, कैसे क्या होगा? फिर इसको ऊपर भेज दो भाई, ये लो भाई, ये जो X, Y, Z सेकंड में फर्स्ट पे भेजना है, तो फर्स्ट में आ गया X,
वाई जेड, उसके बाद ए बी और सी, फिर नीचे नीचे क्या रहेगा पी क्यू। लेकिन सारणिक का गुणधर्म क्या कह रहा था, अगर आपको पंक्ति को बदलना है तो सर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। देखो यहाँ सारणिक के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ आपने इन दोनों को आपस में बदल दिया तो बाहर क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा। ठीक है, कौन सा गुणधर्म लगाया था, कौन सा लगाया है, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलें तो सारणिक का मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। आप तो इतना याद रखो, अगर सारणिक को आपको बदलना है तो बाहर माइनस का चिन्ह लगाना है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अच्छा देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो आ गया हमारे पास। अब देखो दूसरी पंक्ति है पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पी क्यू आर तीसरी पंक्ति है, मतलब ये हुआ कि सर ये पी क्यू आर तो यहाँ होनी चाहिए और जो ए बी सी है इसको यहाँ लेके आना है। हम कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ला सकते हैं भाई इसको ऊपर भेजना है, इसको नीचे भेजना है, मतलब R2 को R3 की जगह और R3 को R2 की जगह लेके आना है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी आपस में बदल रहे हैं भाई। तो आपस में बदलेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई फिर जेड। अब ये जो तीसरी पंक्ति है ना भाई, ये तीसरी पंक्ति इसको हमें चेंज करना है दूसरी पंक्ति में, तो इसको उठा के यहाँ रखोगे तो अब आ जाएगा P फिर Q फिर R, और फिर ये दूसरी पंक्ति तीसरी की जगह चली जाएगी, यानी A B और C, ये डिटरमाइनेंट। फिर मैंने क्या कहा है, यहाँ पे आपने आपस में बदला है तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस आपके पास पहले से है, तो भाई माइनस इंटू माइनस बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, इज इक्वल टू लिख देंगे MHS। मीडियम में है नहीं, मध्य के अंदर है तो MHS लिख दिया। तो बताओ इस सारणिक को हमने इस सारणिक में बदला कि नहीं बदला, बदल दिया भाई। दो कंडीशन आई है सिर्फ, इसको यहाँ भेजा है यानी आपस में पंक्तियों को बदला है, और सारणी का गुणधर्म ये कहता है यदि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो कॉलम को आपस में आप बदलते हो तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा भाई। जैसे इन दोनों को बदला बाहर माइनस का चिन्ह आया, जैसे ही इन दोनों को बदला बाहर एक और माइनस का आया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया भाई। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताओ कि इसको और इसको हमने सिद्ध कर दिया, फटाफट बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो। मुकेश कुमार यानी वीरेंद्र है ये, गुड भाई, फटाफट बताओ। यस सर, भाई कुछ नहीं किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पंक्ति को आपस में चेंज करना है। इतना याद रखना कि सारणिक में दो पंक्ति को आपस में चेंज करते हो तो बाहर माइनस का चिन्ह आएगा बस। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हमें ये लेके आना है भाई, तो ये तो रहेगा ही। अब समझना भाई, देखो अब हमें क्या लेके आना है, अब हमें लेके आना है ये y b q x a p z c r। अब एक बात ध्यान देना, एक बात आप ध्यान देना, कोई समस्या है तो बता सकते हो भाई। एक बात विशेष ध्यान देना कि यहाँ y b और q है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो x y z है, लेकिन यहाँ तो उल्टा सुल्टा चल रहा है। यहाँ x y z तो है लेकिन यहाँ तो है कॉलम में, देखो ये क्या है, ये तो है कॉलम, और हमारे पास x y z कहाँ है, ये है पंक्ति में। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में पंक्तियों को बदलने पर ये सिद्ध होने वाला नहीं है भाई। तो क्या करें, तो हमें एक गुणधर्म लगाना है कि जो पंक्ति है ना इसको कॉलम में बदलना है। तो सर ऐसा गुणधर्म याद करो कौन सा था,
तो ऐसा सारणिक का एक गुणधर्म मैंने बताया था कि किसी सारणिक का परिवर्त करने पर, परिवर्त पहले बता चुका हूँ, सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल दो या सभी कॉलम को पंक्तियों में बदल दो तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैट्रिक्स में हमने इसको परिवर्त बोला था। तो बताओ, यहाँ कॉलम में है, यहाँ पंक्ति में है, तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि पंक्ति को कॉलम में बदलना है। पंक्ति को किस में बदलना है? कॉलम में। तो बताओ, इसका परिवर्त कर दो, परिवर्त करो, यानी जो ये पंक्ति ऐसे दी गई है इसको ऐसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, A B C, पंक्ति को किस में कन्वर्ट? कॉलम में। इस पंक्ति को किस में कन्वर्ट? कॉलम में। X Y Z, फिर क्या आ जाएगा? C, ये देखो P Q R। यहाँ कोई बाहर प्लस माइनस नहीं आएगा। बाहर प्लस माइनस कब आएगा? तब आप दो पंक्ति या कोई भी दो कॉलम को आपस में बदलो। यहाँ मैंने सभी पंक्ति को सभी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो बाहर प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा। ये हम गुणधर्म पहले लिखवा चुका हूँ। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें भाई, वरना ये समझ में नहीं आएगा कि ये गुणधर्म था कि नहीं था। तभी पता लगेगा ना, तब आप गुणधर्म पढ़ोगे। तो पहले, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, है ना। तो ये हो गया गुणधर्म। कौन सा लगाया? परिवर्त वाला। सभी पंक्ति को कन्वर्ट कर दिया है किस में? कॉलम के अंदर। ठीक है भाई। तो A B C, आप देखो यहाँ Y होना चाहिए भाई, और हमारे पास तो Y यहाँ है, फर्स्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बीच में है। यहाँ दूसरे कॉलम में है Y और यहाँ पहले कॉलम में है Y भाई। तो ऐसा करो कि इस Y को आप इधर लेके आओ, ऐसा करो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर भेज दो भाई। बताओ ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ भाई? या फिर ऐसा कर लो, देखो Y है ना, जो Y है ये फर्स्ट पंक्ति में आनी चाहिए। कौन सी पंक्ति में आनी चाहिए? फर्स्ट में। और यहाँ कौन सी पंक्ति में है? सेकंड में। तो ऐसा क्यों नहीं कर ले हम कि सर इसको फर्स्ट पे भेज दो और जो फर्स्ट वाली पंक्ति है ना इसको सेकंड पे भेज दो। मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँ? मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। तो बदलोगे तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा B Y फिर Q। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A फिर X, A X फिर आ जाएगा P, और नीचे रहेगा C फिर Z फिर है R। देखो यहाँ आपने क्या किया है कि जो ये पंक्ति है ना इसको यहाँ भेज दिया, इस पंक्ति को यहाँ भेज दिया। मतलब R1 और R2 दो पंक्ति को आपस में बदला है। और जब दो पंक्ति को आपस में बदलोगे तो बाहर किसका चिन्ह आएगा? माइनस। सभी को बदलोगे तो बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन यदि दो को बदलोगे तो बाहर किसका निशान आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, चलो आ गया। Y तो पहले यहाँ होना, ये Y है ना, ये Y यहाँ होना चाहिए था भाई। देखो Y सबसे पहले है और जो B है ना वो दूसरे पे, मतलब ये B यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इस कॉलम को उठा के यहाँ रख दो, इस कॉलम को उठा के यहाँ रख दो। बताओ ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? रखो भाई। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। देखो Y फर्स्ट कॉलम में है तो जो दूसरा कॉलम है इसको फर्स्ट कॉलम की जगह ले आओ, और जो फर्स्ट कॉलम है इसको दूसरे कॉलम की जगह भेज दो। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा कॉलम फर्स्ट, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं हम कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो बाहर देखते हैं भाई क्या आएगा। इस कॉलम को यहाँ लेके आओगे तो Y फिर X फिर Z। देखो दूसरा कॉलम है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया। इसको सेकंड पे भेजोगे तो B फिर A फिर C, फिर क्या आ जाएगा? Q P R। अब देखो एक माइनस था, आपने एक बार फिर से चेंज कर दिया तो एक माइनस और आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। क्या आपका आंसर आ गया? चेक कर लेते हैं सर। Y B Q,
वाई बी क्यू, ठीक है सर। एक्स ए पी ये भी सही है। जेड सी आर ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम RHS, यानी बराबर में क्या आ गया RHS। तो हमने सारणिक का बिना प्रसार किए, गुड मॉर्निंग भाई, सारणिक का बिना प्रसार किए हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक बार फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आ गया। चलो भाई, इस सवाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ पंक्ति को आपस में बदला है मैंने, मिटा रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। उसके बाद है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। ये कह रहा है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो, इस सारणिक को पहले इस स्क्वायर को हटाओ भाई, तो स्क्वायर तो बिल्कुल इजी है। 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर करने पर सर 4, 3 का स्क्वायर करने पर सर 9। यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर 9, फिर 16, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 16 और फिर 25, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है भाई, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ स्क्वायर अलग से दिया गया। सबको पता है 1 का स्क्वायर करने पर सर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। 2 का स्क्वायर ये मैंने लिख दिया भाई। अब हमें इस सारणिक का मान निकालना है। अब सारणिक का मान आप 2 तरीके से निकाल सकते हो भाई, ठीक है। अब 2 तरीके सर कौन कौन से हैं? एक तो इसमें गुणधर्म का प्रयोग करके, और एक आप इसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हो भाई। एक आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे कि सर R1 के अनुसार प्रसार कर दें, R2 के अनुसार प्रसार कर दें। हम डायरेक्ट इसका प्रसार करके भी इसका मान निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी मैं इसको सोल्व करवा नहीं रहा हूँ, इसका मान आप निकाल सकते हो भाई। सिर्फ प्रसार करके निकाल लेना है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। उससे पहले क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। एग्जाम में आ भी सकता है, ये अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि B + C, B + C, A + B, A + B और फिर A, फिर है C + A, C + A, B + C और B, B + C और फिर है B, और फिर लास्ट में है A + B, A + B, C + A और फिर है C, ठीक है। हमें इस सारणिक का मान क्या आएगा ये भी दे रखा है। क्या आएगा भाई? A³ B³ C³, यानी A³ + B³ + C³ - 3ABC। इस सारणिक का मान ये आएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल ही आते हैं। हमें ये सिद्ध करना है, तो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे भाई, और RHS पार्ट हम
लेके आएंगे। LHS पार्ट क्या है देखना भाई, LHS पार्ट है B प्लस C, A प्लस B, उसके बाद है A, फिर है C प्लस A, B प्लस C, फिर उसके बाद है B, फिर है A प्लस B, C प्लस A, और फिर है C। ठीक है, हमें सारणिक का मान निकालना है भाई। चौक ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया उसी मेथड से करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टारगेट 3 रहेंगे। कौन कौन से सर? पहला टारगेट रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि कॉमन आ जाए कुछ। दूसरा टारगेट रहेगा कोशिश करेंगे कि सर 0 आ जाए। तीसरा टारगेट रहेगा कि सर हमारा आंसर कॉमन आ जाए। ठीक है, तीनों टारगेट याद रखने, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। गुणधर्म कौन सा जब भी हम सिद्ध करते हैं तो कौन सा गुणधर्म? किसी भी सारणी के 2 पंक्ति को 2 कॉलम को आपस में जोड़ने पर घटाने पर सारणी का मान अप्रभावित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड और कर लो कि सर 2 ही पंक्ति को आपस में जोड़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, आप तीनों पंक्ति को एक साथ जोड़कर लिख सकते हो भाई। तीनों कॉलम को एक साथ जोड़कर लिख सकते हो भाई। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 पंक्ति को जोड़ दो और तीसरी पंक्ति को घटा दो, मतलब तीनों के साथ जोड़ना घटाना आप कैसे भी कर सकते हो भाई। तो देखो, अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर क्या लेके आए हम। तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखो 2-3 तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं भाई कि सर कौन कौन से आ रहे हैं, सर हमें भी बता दो। देखो, आपको जोड़ के देखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर R1, R2, R3 को आप जोड़ दो। क्या कर सकते हो आप? सर R1 को जोड़ दो, R2 को जोड़ दो, R3 को जोड़ दो। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। यहाँ से 2A, 2B, 2C आ जाएगा, मतलब A प्लस B प्लस C इसमें भी आ जाएगा। 2C, 2B और 2A, मतलब यहाँ से भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा। पहला तरीका क्या बताया कि आप ऐसा कर सकते हो कि R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तीनों को जोड़ने पर A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ ऐसा करेंगे। कुछ क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। आपने गलती से किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ दिया तो ये मत समझना कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। नहीं, सिर्फ इतना हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, 1-2 स्टेप कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक आइडिया और आ रहा है मेरे दिमाग में कि सर और क्या आ रहा है भाई। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो, मतलब कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को जोड़ूं तो सर क्या होगा? देखो B प्लस C पहले से है, A ये आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा। C और A पहले से है, B यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। A प्लस B यहाँ से है, सर C यहाँ से ले लेंगे, तो सर यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ से 2 स्टेप कर सकते हो आप। तो मैं कौन से स्टेप कर रहा हूँ? मैं स्टेप कर रहा हूँ कि कॉलम फर्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को मैं जोड़ के लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जोड़ के लिख रहा हूँ। किस किस को जोड़ रहा हूँ? कॉलम फर्स्ट को और कॉलम थर्ड को। आगे मैंने C1 लिखा है, मतलब C1 की जगह लिखना है, कॉलम फर्स्ट को चेंज करना है। तो देखते हैं भाई क्या आ जाएगा। देखो अभी क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के लिखना है भाई। ये तो कॉलम फर्स्ट है आपका और ये आपका कॉलम कौन सा है? थर्ड है। इन दोनों को जोड़ना है, तो B प्लस C प्लस A, तो क्या आ जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कॉलम फर्स्ट को मैंने चेंज कर दिया, कॉलम फर्स्ट को और कॉलम थर्ड को मैंने जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये आ गया। बाकी देखो चेंज फर्स्ट को किया है तो कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड आपके सेम रहेंगे। कॉलम सेकंड आपका ये है, कॉलम थर्ड आपका ये है, तो ये बिल्कुल सेम रहेंगे भाई। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बाकी ए बी सी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं कह सकता हूं कि सर कॉलम फर्स्ट में से, कॉलम फर्स्ट में से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। और उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब है कि कॉमन लेने पर। भाई कॉमन लो भाई, लो सर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया भाई। सारणी का गुणधर्म आपने पढ़ाई था कि एक पंक्ति और एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया आपके पास। तो कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया एक, यहाँ पे बच गया एक, और यहाँ पे भी क्या बच गया, एक। फिर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर है ए, फिर है बी और फिर है सी। ठीक है, बताओ एक बार ये समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? यहां तक समझ में आ गया? तो मैं इधर का मिटा देता हूं भाई। ये आंसर हमें लेके आना है, ये आंसर हमें लेके आना है। ठीक है, यस सर। चलो भाई अब देखो, कॉमन आना था, कॉमन आ गया, और भी देखेंगे कॉमन आएगा नहीं। दूसरा टारगेट ध्यान करो क्या था, दूसरा टारगेट था कि सर कोशिश करेंगे कि जीरो आ जाए, कोशिश करेंगे कि क्या आ जाए, जीरो। तो देखो यहाँ आपको इस पर दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ जीरो आ सकता है। कैसे आएगा सर, R1 में से R2 घटा दो, सर यहाँ जीरो आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? लिखो फटाफट। सर R1 को चेंज कर दो, R1 में से R2 घटा दो। बताओ सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जीरो लाने की कोशिश करो, जीरो आसानी से आ रहा है भाई। एक में से एक घटा दोगे तो बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो R1 माइनस R2, यहाँ R1 लिखा है तो यहाँ R1 लिख दो। एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो, मतलब एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हो भाई। मतलब एक साथ इस तरीके से दो स्टेप कर सकते हो एक साथ, लेकिन उसमें एक विशेष कंडीशन है। आप थोड़ा घना सीख गए, इसलिए मैं अब आपको वो कंडीशन भी बता रहा हूँ क्या है। देखो क्या है वो, आपने R1 को चेंज किया है। किसको चेंज किया है? R1 को। जो आप दूसरा ऑपरेशन करोगे उसके अंदर आपको R1 का प्रयोग नहीं करना है। मतलब क्या हुआ कि एक साथ इस तरीके से दो स्टेप कर सकते हो एक साथ, ये कंडीशन है, कर सकते हो। लेकिन उसमें एक विशेष कंडीशन क्या याद रखनी है, जिस पंक्ति या कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, वो इसके अंदर यूज नहीं आनी चाहिए भाई। तो एक स्टेप और एक साथ ही कर रहा हूँ। कैसे बताओ? R2 को R3 में घटा दूंगा तो यहाँ एक में से एक घटाने पर जीरो आएगा कि नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि सर R2 को R3, R2 में से किसको घटा दो सर? R3 को घटा दो। तो यहाँ R2 है तो यहाँ R2 और फिर चेंज। एक साथ दो स्टेप कर रहा हूँ मैं।
आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मत करना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देंगे, है ना। और जिसको परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करेगा तो वो उसके समझ में आ जाएगा कि दो एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहाँ R1 को चेंज किया है तो इसके अंदर R1 को यूज़ नहीं करना है। आप R2 और R3 को जोड़ भी सकते हो, इनको घटा भी सकते हो भाई, ठीक है। चलो बाहर क्या है सर? बाहर है A प्लस B प्लस C। चलो भाई बाहर ये था, मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। R1 को चेंज करना है, R1 माइनस R2, मतलब R1 में से R2 को घटा के लिखना है। R1 का मतलब पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति आपको घटानी है भाई। तो एक में से एक घटाओगे तो क्या आएगा सर? 0 आएगा। A प्लस B, देखो A प्लस B इसमें से घटाना है, B प्लस C, तो बाहर माइनस, तो माइनस B माइनस C, ये कट गया तो A माइनस C आ गया। क्या आ गया? A माइनस C। A में से B को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? A माइनस B। एक स्टेप और भी कर सकता था भाई मैं, मेरे पास स्टेप बहुत सारी हैं, क्वेश्चन को और भी सरल बना सकता था मैं। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं इसको घटा देता तो A से A कट जाता, B से B कट जाता, C से C कट जाता, यानी फिर यहाँ पे क्या बचता? B, यहाँ से C, यहाँ से। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपके पास 0 बनाने की कोशिश आ जाए कि हाँ यहाँ 0 बना सकता हूँ, आप 0 बनाओ। हो गया? चलो R1 चेंज कर दिया, R1 में से R2 को मैंने घटा के लिख दिया, ये आ गया। एक स्टेप और कर रहे हैं हम, R2 को भी चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 घटा रहे हैं। R2 में से किसको घटा रहे हैं? R3 को। तो देखो ये R2 रहा, ये R3 रहा। R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाना है भाई, तो घटाओ, एक में से एक घटा दोगे सर 0। B प्लस C में से क्या घटाना है? C प्लस A, तो माइनस C माइनस A होने पर C से C कट जाएगा, यानी B माइनस A आ जाएगा। B में से C को घटाओगे तो B माइनस C आ गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ है C प्लस A, फिर है C। और भी मैं कुछ कर सकता हूँ भाई, एक स्टेप और भी बढ़ा सकता हूँ मैं, आप भी बढ़ा सकते हो। इसमें से इसको घटा दो, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, लेकिन इतना करने की आवश्यकता है नहीं। आपके पास 2 0 आ गया बस। तो अब ये समझो कि आपका आंसर आ गया। देखो कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, किसके अनुसार? कॉलम फर्स्ट। सर क्यों कर रहे हो कॉलम फर्स्ट के अनुसार? इसलिए कर रहा हूँ, इस अवयव के लिए करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 0, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 0, सिर्फ इसके लिए करने की आवश्यकता है भाई। तो कर दो प्रसार। बाहर आपके पास है A प्लस B प्लस C, इसको रहने दो, फिर एक ब्रैकेट लगाओ। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं सर 0। A21 मतलब माइनस 0। A31, 31 के लिए बाहर क्या आएगा? प्लस, फिर एक छोटी सारणी। इस अवयव के लिए इसकी पंक्ति हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ। जब इसको और इसको हटा दोगे तो क्या आएगा? अरे यही तो बचेगा भाई, यही तो बचेगा। लिखो यहाँ A माइनस C, A माइनस B, B माइनस A और B माइनस C। लो भाई ये ब्रैकेट लगा दो। अब मैं इधर के इसको मिटा रहा हूँ। बस ये समझो कि इस स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बाहर क्या है? A प्लस B प्लस C। अंदर क्या आएगा देखते हैं। इस 0 को हटाओ, इस 0 को हटाओ, बाहर 1 है भाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मतलब सर हमारे पास आने वाला है
ए माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई होगा सर बी माइनस सी से। बीच में क्या लगाओगे सर? बीच में माइनस लगाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे सर ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए से। सर ये हमारे पास आ गया भाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना सबको आता है, तो बस गुणा करना है। एक का बी के साथ तो ए बी हो गया, एक का माइनस सी के साथ माइनस ए सी हो गया, माइनस सी का बी के साथ माइनस सी बी, और प्लस सी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे सबको आता है भाई मल्टीप्लाई करना। बाहर माइनस है तो ध्यान रखना आगे जो भी लिखोगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। एक का बी के साथ तो ए बी आएगा प्लस का, एक का बी के साथ तो ए बी प्लस का आया, बाहर माइनस होने के कारण माइनस ए बी। एक का माइनस एक के साथ माइनस ए स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण प्लस ए स्क्वायर भाई। बाकी नीचे लिख देता हूँ। माइनस बी का बी के साथ करोगे तो माइनस बी, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण क्या हो गया? प्लस बी। माइनस बी का माइनस ए के साथ करोगे तो प्लस ए बी, तो बाहर माइनस होने के कारण माइनस ए बी। देख लो भाई क्या कट रहा है क्या रह रहा है वो आप देख सकते हो भाई। और कुछ तो नहीं रह गया भाई। इसका इसके साथ हो गया और इसका इसके साथ हो गया, तो ये आ गया ए बी। इसका इसके साथ किया तो माइनस ए सी, इसका इसके साथ किया तो माइनस सी बी, इसके साथ किया प्लस सी स्क्वायर, इसका इसके साथ किया ए बी प्लस लेकिन बाहर माइनस, इसका इसके साथ किया ये आ गया। अब देख लो कौन सा कट गया कौन सा बच गया। ए बी प्लस का है भैया, यहाँ ए बी है जो माइनस का है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचा? अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये रहा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, और यही आपका आंसर। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। फिर भी किसी को भाई आपस में चैट मत करो, ठीक है। तो देखो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी को ऐसा लगता है कि सर ये फॉर्मूला तो 10th में पढ़ा था हमारे याद ही नहीं है, तो भाई इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इसके साथ करोगे, सब कुछ कट के सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। जिसके समझ में नहीं आया वो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। स्टेप बिल्कुल सिंपल सी थी। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड को जोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, 2 जीरो लेके आए, प्रसार किया, आंसर आ गया। ठीक है। भाई ये आपस में चैट मत करो। जिसको समझ में आ गया फटाफट बता दो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो भी देख लो। ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सारणिक, एक सारणिक दी गई है भाई, एक सारणिक दी गई है। उस सारणिक में है 1 ओमेगा क्यूब और फिर है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा क्यूब फिर है 1 और फिर है ओमेगा, फिर है ओमेगा स्क्वायर, फिर है ओमेगा और फिर है 1। ये कह रहा है कि इस सारणिक का मान बता दो भाई क्या आएगा। इसने एक बात और भी कही है कि ओमेगा इकाई का घनमूल हो। इसने लिख रखा है ओमेगा इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल हो। ठीक है भाई, जो ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है। अगर आपको याद है तो 11th क्लास में भी हम ओमेगा के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या जो 5वीं एक्सरसाइज थी वो पढ़ी थी। वहाँ पे भी हमने ओमेगा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओमेगा इकाई का मतलब 1 और घनमूल का मतलब पावर 1/3 है ना। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। एक और पढ़ा था कि सर 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यदि इन तीनों को जोड़ दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो भाई, इसका प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। तो एक बात तो सीधी सी यहाँ पे सोल्व कर दे हम। देखो कि सर इसको 1 है 1 रहने दो। सर ये जो ओमेगा क्यूब है ना, ओमेगा क्यूब, सर इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इस ओमेगा क्यूब की जगह सर 1 लिख सकते हैं। फिर सर ओमेगा स्क्वायर है, लो भाई ओमेगा क्यूब आ गया, सर इसकी जगह 1 लिख दो, सर इसकी जगह 1 लिख दो। ये तो है ही सर ओमेगा, सर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा और फिर 1। डायरेक्ट प्रसार करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? इसकी प्रॉपर्टी यूज करना। ये आना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज कर। देखो बताओ, कोशिश करो, कॉमन तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा भाई, है ना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि सर यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है। सर वो कैसे आएगा? अरे R1 में से R2 को घटा दो, 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब क्या है कि सर ऐसा कर दो आप कि R1 में से आप R2 को घटा दो। R1 में से किसको घटा दो? R2 को। तो चेंज भी तो करना पड़ेगा, चेंज के लिए तीर का निशान। R1 है तो इसका मतलब है कि सर R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस में R2। करो भाई चेंज। 1 में से 1 घटाओगे सर 0, 1 में से 1 घटाओगे सर 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे। क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ओमेगा। ये गलती करेंगे मेरे भाई। याद रखना 2 ओमेगा है, उसमें से ओमेगा घटाओगे तब ओमेगा बचता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा करेंगे, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटाने पर ओमेगा लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद 1 फिर है ओमेगा, क्योंकि चेंज सिर्फ किसको किया है? R1 को। तो R2 और R3 दोनों सेम रहेंगे भाई। 1 ओमेगा, यहाँ पे क्या जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, फिर है ओमेगा और फिर है 1। ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और भी 0 ला सकते हो, इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है
भाई, हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे ना यहाँ पे। सर कैसे? R1 के अनुसार प्रसार कर दो, R1 के अनुसार क्या कर दो? प्रसार। इसके लिए निकालने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए निकालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखो R1 के अनुसार प्रसार करने पर R1 के अनुसार प्रसार करने पर भाई, चलो प्रसार करते हैं भाई। इधर है, इनको मैं मिटा देता हूं। R1 के अनुसार प्रसार करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई प्रसार, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, 0। इसके लिए बीच में माइनस आता है, फिर 0, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर एक सारणिक बनाओगे। क्या बनाओगे? सारणिक बनाओगे। इस अवयव के लिए, इस अवयव के लिए निकालना है तो इसकी पंक्ति को हटा दो, ये इसकी पंक्ति हो गई, इसका कॉलम हटा दो, ये इसका कॉलम हो गया। तो क्या बच गया? अरे यही तो बच गया भाई हमारे पास, यानी हमारे पास बच गया कि सर 1 फिर 1 सर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। कर दो भाई, 0 माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इस सारणिक का मान निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइज करो भाई, सर ओमेगा, इसका इसके साथ तो बीच में माइनस लगाओगे, सर ओमेगा स्क्वायर। गुणा कर लो भाई, इसका इसके साथ करोगे तो ओमेगा क्यूब, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस ओमेगा क्यूब। सारे माइनस आ गए, इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ, तो ये प्लस आने वाला है भाई। देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ओमेगा क्यूब रहने दो, फिर माइनस इस ओमेगा की पावर 4 है, और ओमेगा की पावर 4 का मान तो सर हमें पता ही नहीं, तो भाई क्या करें? तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दो भाई। अरे ओमेगा की 4 है, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा भाई क्यूब। और ओमेगा क्यूब है, इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब है उसकी जगह आप 1 लिख दो भाई। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया, फिर माइनस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया, तो क्या बच गया? सर ओमेगा बच गया, सर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से बताना भाई, यहाँ से यदि हम बात करें तो सर ओमेगा की जगह 1 लिख दिया। 1 प्लस 1 2 भाई, 1 प्लस 1 करोगे तो 2, माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझना भाई, इससे यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सर 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाओ, इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाओ, तो इधर तो बच गया 1, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस ओमेगा, इसको इधर लेके जाओगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि सर माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1। तो इन दोनों की जगह क्या मैं प्लस 1 लिख सकता हूं? तो टोटल कितना आ गया? 3, और यही आपका क्या है? आंसर। मोहित डागर, ओके मोहित। गुंजन बात कर रहा है भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। चलो एक बार फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं।
आ गया सर, चलो भाई इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक क्वेश्चन पीछे और रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7, वो देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी हमें कहा गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसका मतलब समझना भाई, एक सारणिक दी गई है, इधर एक सारणिक है x-2, फिर है 2x-3, फिर है 3x-4, x-4, 2x-9 और फिर है 3x-16। कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। x-8, 2x-27, 3x-64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि इसको सिद्ध करने लग जाते हैं। वो LHS लेके चलेंगे, सोल्व करके कोशिश करेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए। बिल्कुल गलत है वो। देखो एक बात, चाहे कोई भी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, वहाँ पर यदि ये वर्ड आता है हल कीजिए, क्या आता है? हल कीजिए। हल का मतलब है कि आपको किसी का मान निकालना है। हल का मतलब क्या है? किसी का मान निकालना है। इसका मतलब इस सारणिक में आपको x दिखाई दे रहा है, तो आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है, ना कि इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। इसके बराबर तो 0 आपको दिया गया है, इसको सोल्व कर कर आपको हल कीजिए। हल का मतलब आपको x का मान निकालना है भाई। ठीक है, तो चलो कैसे करें? ये तो सारणिक है, सारणिक में आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, गुणधर्म लगा दो कोई भी, तो देखो क्या होगा। सर इसमें से इसको घटाओगे, सर क्या फ़ायदा होगा? 0 तो आ नहीं रहा। फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि सर इसमें से जब आप इसको घटा दोगे तो सर x और -x कट जाएगा। मतलब x कटने वाला है, जो आपको दो अंक दिए गए हैं उनमें से एक कटकर एक अंक ही आपके पास बचेगा। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, R1 में से R2 को घटा रहा हूं। तो यहां मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि R1 को मैं चेंज कर रहा हूं। R1 में से R2 में घटा रहा हूं। घटाने पर x से x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा भाई। ठीक है, एक साथ दो संक्रिया कर सकता हूं भाई, कर सकता हूं। दूसरी संक्रिया क्या? इसमें से इसके घटाऊंगा तो ये भी x कटेगा, 2x से 2x कट जाएगा, 3x से 3x। मतलब R2 में से मैं R3 भी घटा रहा हूं। तो यहाँ पे एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो यहाँ R1 को आप चेंज कर रहे हो, तो R1 को चेंज करने पर इसके अंदर R1 यूज नहीं कर सकते। R2 R3 को जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। घटाना भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो x-2 है, इसको घटाना है तो माइनस का x हो गया, प्लस का 4 हो गया, कट के क्या आया? +2 आ गया। क्या बचा? 2। इसको घटाओगे तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, ये तो कट जाएगा। -3 और +9, 6 बच गया भाई। ये कट गया, प्लस का 16 और माइनस का 4, यहाँ पे बच गया 12 भाई।
घटाना सबको आता है, R1 में से R2 को आप घटा लेना, R2 को R3 में से घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे, ये माइनस ये प्लस, ये कटने वाला है, माइनस का 4 और प्लस का 8, तो यहाँ पे बच गया 4, ये घट गया, ये प्लस यहाँ पे बच गया 18, 3 से 3 कट गया, प्लस 64 और माइनस के 16, तो ये बच गया 48 प्लस का, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। अब क्या करना है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर से सर 2 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से भी सर 2 कॉमन आ रहा है, तो R1 व R2 में से क्रमशः 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, देखो इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, R2 के अंदर से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ गया, अंदर देखते हैं भाई क्या आएगा, अंदर बच गया यहां से 1, फिर बच गया 3, फिर बच गया 6, यहां से बच गया 2, फिर बच गया 9, 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64, इसको मैं बंद कर दूँ। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास 2 तरीके हैं भाई, एक तरीका तो ये कि या तो इनका प्रसार करके हम आंसर ले आए, दूसरा तरीका ये कि या यहाँ पर हम कहीं ना कहीं 0 ले आए, 0 आ जाएगा, लेकिन 0 कैसे आएगा, इसको 2 से गुणा करके, समझना मेरी बात को, इससे 2 से गुणा करके अगर मैं इसमें से घटाऊं, मतलब ऐसा करने पर अगर मैं R2 में से मैं घटाऊं R1 को, लेकिन किससे गुणा करके, 2 से, सर गुणा करके घटा भी सकते हैं क्या, बिल्कुल घटा सकते हो, जोड़ भी सकते हो, एक पंक्ति को गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो भाई। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2 गुणा करने पर 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 घटाओगे 0, तो मैंने क्या लिखा, R2 में से मेरे को घटाना है, R1 को घटाना है, लेकिन कैसे घटाना है, इसको 2 से गुणा करके घटाना है, आगे R2 है तो R2 तीर का निशान, तो देखो 2 से गुणा हो गया, सर 4 आ गया, सर घटाना नहीं आता, इसको 2 से गुणा करना है ना, तो रफ में कर लो, 2 से गुणा करने पर 2, 2 से गुणा करने पर 6, 2 से गुणा करने पर 2, ऐसा रफ में लिख लो कि अब इसको नहीं, इसको घटाना है, 2 से गुणा करके घटाना है ना, तो अब इसको घटाना है, तो R1 तो सेम रहेगा, 1, 3 और 6, R1 तो सेम रहेगा, क्योंकि चेंज किसको कर रहे हो, R2 को, और R2 में से R1 घटाना है 2 से गुणा करके, 2 में से 2 घटाओगे 0, 9 में से 6 घटाओगे 3, 24 में से 12 घटाओगे 12, ठीक है, नीचे x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर देखो, एक बात का और ध्यान रखना, इस सारणी के बराबर 0 दे रखा है, तो इस सब के बराबर 0 रहेगा, बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0, ठीक है भाई। 2 से गुणा करके घटाया है, तो ये हो गया 6, यहाँ पे 3 बचे, एक 0 और ला सकते हो, R2 में से R1 को फिर से घटा दो, तो 3 माइनस 3 करोगे 0 आ जाएगा, यानी फिर से क्या कर दो, R2 में से R1 को घटा दो, R2 में से R1 को घटा दो, तो R2 को चेंज कर दो। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये स्टेप समझ में नहीं आई, तो भाई इतना गहराई में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ इसका प्रसार कर दो, प्रसार बराबर में 0 है ही, पक्षांतर करके x का मान आ जाएगा, ठीक है।
ये स्टेप आपको करनी है और पूरा क्वेश्चन आप करोगे। अगर आगे आपसे सोल्व नहीं होता है तो कल मेरे को बता देना, मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। आज केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज हमारी मैथ की जो सभा है उसको यहीं समाप्त करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।